हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर क्या होते हैं ये जाना था और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाते हैं। तो एक मिनट में जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं पिछले लेक्चर की कुछ बातों। तो आप लोगों को पता है कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिनमें तीन चीजें जरूरी हैं। पहली चीज, उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, उस राशि में मैग्नीट्यूड हो जिसको हिंदी में परिमाण कहते हैं। दूसरी चीज, उस फिजिकल क्वांटिटी को में डायरेक्शन होना चाहिए, दिशा। और तीसरी उससे भी जरूरी चीज है, इन दोनों से भी जरूरी चीज है कि वो फिजिकल क्वांटिटी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी उस फिजिकल क्वांटिटी को सदिश योग के नियम का पालन अवश्य करना है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं ओबे कर रहा है तो वो वेक्टर नहीं माना जाएगा। कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी माना जाएगा जब उसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। यानी उस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ मैग्नीट्यूड हो, कुछ डायरेक्शन हो, कोई सर्टेन डायरेक्शन हो और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता हो। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के जोड़ने के नियम के हिसाब से जोड़ता हो। सामान्य जो एडिशन का नियम है उससे वो न जुड़े। अब वेक्टर के एडिशन का जो रूल है उसको अगर लेना लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल सी बात है। ये रूल है कि अगर वेक्टर को वेक्टर से जोड़ेंगे तो वेक्टर ही आना चाहिए। मोटे तौर पर सिंगल लाइन में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि वेक्टर के एडिशन का जो नियम है वो एक लाइन में अगर बात करें तो वो है कि वेक्टर और वेक्टर को जोड़ने से हर हालत में वेक्टर ही आना चाहिए, वो कहीं स्केलर ना आ जाए। अगर वेक्टर के योग के नियम से नहीं जुड़ा तो वो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर नहीं। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कौन कौन से हैं। तो दो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों का नियम। वेक्टर को जोड़ने का पहला तरीका है उसको कहते हैं त्रिभुजों का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। और दूसरा तरीका वेक्टरों को जोड़ने का है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। अब जरा इन दोनों को देखते हैं, दोनों एक ही बात है। ये दोनों जो रूल है वेक्टर को जोड़ने के, वेक्टर में वेक्टर को जोड़ने के दो रूल्स हैं और ये दोनों रूल बेसिकली एक ही बात को कहते हैं। एक थोड़ा कम डिटेल में बात करता है और ज्यादा डिटेल में बात करता है। चलिए पहला नियम देखते हैं, त्रिभुजों का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। लॉ ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो इसको लॉ ऑफ ट्रायंगल्स को एक नाम और जनरली प्रचलित है, वो है हेड टेल रूल, हेड टेल रूल, हेड टेल रूल। ये कहता है ये रूल कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, फर्ज कीजिए ये दो वेक्टर है जिनको मुझे ऐड करना है, तो ये रूल कहता है सर करना क्या है आपको कि पहले वेक्टर को लिया, अब पहले वेक्टर के हेड पर, हेड एरोहेड है, एरोहेड पर दूसरे वेक्टर को जो का त्यों रख देंगे। यानी दूसरे का टेल पहले के हेड पर रख देंगे। ध्यान में जब मैं रखूंगा तो बी का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज। तो देखिए मैंने जो का त्यों उसी तरह डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिया, किया क्या, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे के टेल को रख। अब फिर करना क्या होगा कि पहले के टेल से दूसरे के हेड को आप मिला दीजिए। यही हो गया दोनों का एडिशन, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए अब मैं बात करता हूं वेक्टर को जोड़ने का दूसरा तरीका।
वो तरीका है ला ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। देखते हैं इस रूल में थोड़ा सा शिष्टाचार है, एटिकेट। यहाँ क्या हुआ था यार, यहाँ सर पे पैर को रख दिया गया। ला ऑफ पैरेललोग्राम कहता नहीं भाई ये नहीं ठीक है, इसीलिए सर पे पैर को मत रखो। ज्यादा से ज्यादा पैर को पैर पे रखा जा सकता है, सर पे तो पैर को मत रखो। तो इस रूल से ही अगर इन्हीं दो वेक्टर को ऐड करना हो ला ऑफ पैरेललोग्राम से, तो ला ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड करने में करना क्या होगा कि पहला वेक्टर लीजिए लिया, फिर दूसरे वेक्टर के टेल को पहले के टेल पर रखिए। दूसरे वेक्टर वेक्टर बी को टेल को पहले वेक्टर के टेल पर रखिए। देखिए मैग्नीट्यूड मैंने डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन जो का तो मैग्नीट्यूड भी हुई। अब फिर इन दोनों वेक्टर को एक पैरेललोग्राम के आर्म के तौर पर मान लीजिए, भुजाओं के तौर पर मान लीजिए और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए। अब जो डायगोनल इन दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट से जाएगा वही डायगोनल दोनों के रिजल्टेंट को बता देगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन को बता देगा। ये ज्यादा क्लियर क्यों है? क्योंकि इसमें अगर इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल है तो आप सीधे बता सकते हो कि ए और बी के एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड होगा r इज इक्वल टू पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब वेक्टर में दो चीज होती है ना, डायरेक्शन भी तो होती है। तो रिजल्टेंट वेक्टर r का डायरेक्शन बताने के लिए हम पहले मान लें कि ये एंगल है अल्फा। तो अगर हम अल्फा बता दे जाए तो हम बता ले जाएंगे कि साहब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितने एंगल पर है पहले वेक्टर से, तो एंगल भी बता ले जाएंगे, डायरेक्शन भी। तो अभी मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे इसी लेक्चर में। तो आएगा अल्फा की वैल्यू tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये लोग हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे इस चीज को। तो ये ज्यादा बेटर रूल माना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ तो सीधे आप बता दिए थे कि वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखा, फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया, यही रिजल्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा क्लियर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड आप सीधे बता सकते हो और उसका डायरेक्शन बता सकते हो, इसलिए ज्यादा बेटर रूल माना जाता है। अब इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। वैसे तो वेक्टर को बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन आपकी क्लास के लेवल को देखते हुए साथ साथ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को भी देखते हुए जितनी जरूरत है, जितने टाइप के वेक्टर की को बताने की जरूरत है आपको बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों, हिंदी वालों के लिए सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार ज्यादा बेटर होगा। जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी सदिश कहने के बजाय वेक्टर ही कहें तो जाएगा नहीं। आगे के लिए भी इजी रहेगा क्योंकि आगे आप पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होगा। अगर आप प्रिपरेशन करते हो नीट की या जेई की तो वहां पर टीचर आपको वेक्टर ही वेक्टर पढ़ाएगा, तो फिर आपके लिए तकलीफ होगी। आप दिमाग में बैठाया हो सदिश के बाद में वेक्टर में, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए दिमाग में अभी से बैठा कर चलिए। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो हम टाइप बात करने जा रहे हैं वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल समान, समान सदिश। भाई आपको पता है कि वेक्टर में मोटे तौर पर दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, दूसरा डायरेक्शन यानी कि दिशा। दो वेक्टर इक्वल तब कहे जाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल तब कहा जाएगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी उनके सेम हो, तब दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहा जाएगा।
जैसे हम बना रहे हैं एक वेक्टर, ये मैंने बनाया ए। आपको पता है किसी वेक्टर को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो जो एरो की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को बताती है। एरो की लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड को। और एरो का हेड जो होता है, हेड डायरेक्शन को बताता है। ये चीज आपको पता ही। तो मैं कह रहा हूं कि एक वेक्टर ए लिया, ये इसका मैग्नीट्यूड दिस मच है और डायरेक्शन एरो है। दूसरा वेक्टर मैंने लिया बी। आप देखिए वेक्टर ए का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए हम लिख दिए हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, यानी ये इक्वल वेक्टर है। अब इसी से बात बनती है, दूसरा टाइप की बात करें, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स हिंदी वाले बोलते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। यहां पर मैग्नीट्यूड दो वेक्टर ए एंड बी है तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जैसे आपने इक्वल वेक्टर में देखा था कि मैग्नीट्यूड सेम थे, यहां भी मैग्नीट्यूड सेम। एक चीज उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और अब जैसे मैं दिखा रहा हूं सिंबॉलिकली, एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर मैंने बनाया, उसका भी मैग्नीट्यूड बिल्कुल पहले के बराबर है। देखिए मैग्नीट्यूड यानी कि एरो की लेंथ, तीर की लंबाई तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसलिए ये दोनों वेक्टर कहलाएंगे अपोजिट वेक्टर। और इनको लिखने का तरीका, इक्वल वेक्टर को लिखने का तरीका था वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और इनको लिखने का तरीका होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर। तो ये दो टाइप के वेक्टर हुए। चलिए हम तीसरे वेक्टर की बात करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। तीसरे टाइप का वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स समांतर सदिश, हिंदी वाले बोलते हैं समांतर सदिश। ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, बट मैग्नीट्यूड उनको जनरली हम पैरेलल वेक्टर, जैसे हम सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं कुछ पैरेलल वेक्टर्स को। देखिए सर, ये मैंने वेक्टर लिया ए, ये वेक्टर मैंने लिया बी, ये वेक्टर लिया मैंने सी। तीनों के मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है। तीनों के मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड दिस मच, दूसरे का मैग्नीट्यूड दिस मच, तीसरे का मैग्नीट्यूड दिस मच, लेकिन तीनों के डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये वेक्टर कहलाए, ये तीनों पैरेलल वेक्टर कहलाए। अब पैरेलल वेक्टर का ही एक सब पार्ट है इक्वल वेक्टर। अब इसी में ऐसा पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो पैरेलल वेक्टर में सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो वही पैरेलल वेक्टर क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा। ऐसा पैरेलल वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन तो सेम होता ही है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो ऐसे पैरेलल वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह देंगे। चलिए तीसरे टाइप के, चौथे टाइप के वेक्टर की बात करते हैं। चौथे टाइप का वेक्टर है आपका नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो। भाई साहब जबरदस्ती वाला वेक्टर है,
इसको शून्य सदिश हिंदी वाले बोलते हैं, लेकिन मैं हिंदी में इसको कह दूं कि ज़बरदस्ती का वेक्टर, ज़बरदस्ती वाला वेक्टर है। क्यों ज़बरदस्ती वाला वेक्टर? आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी था, मैग्नीट्यूड भी था। देखिए सर, मैग्नीट्यूड जैसे आप कह सकते हो 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसे आप बोल सकते हो। डायरेक्शन भी था इलेक्ट्रिक करंट के पास, दिशा भी थी। आपको पता है करंट की डायरेक्शन प्लस से, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ होती, माइनस टर्मिनल की ओर होती। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा में वेक्टर की 2 कंडीशंस पूरी हो रही थी। वेक्टर की 2 कंडीशन पूरी हो रही थी। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड भी सर्टेन था, डायरेक्शन भी सर्टेन था, फिर भी इसको क्या कहा गया था? इसको वेक्टर नहीं माना गया था, इसको कहा गया था कि ये है स्केलर। और वजह क्या बताई गई थी? वजह बताई गई थी कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन ये does not obey law of vector addition, law of vector addition। यानी वेक्टरों के जोड़ने के तरीके को ये नहीं मानता। वेक्टर जिस तरीके से जोड़ते हैं उस तरीके से नहीं जोड़ता, ये अलग ही तरीके से जोड़ जाता है। जबकि वेक्टर की डेफिनेशन में आप कहते हैं कि साहब मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जरूर ओबे करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले कि एक तार में 3 एम्पियर की करंट आ रही है, मैंने डायरेक्शन भी शो कर दिया करंट की, और एक तार में 5 एम्पियर की करंट आ रही है, और दोनों के बीच का मान लिया ये दोनों तार आपस में आकर के 2 वायर जुड़ रहे हैं, फिर एक ही वायर आगे जा रहा है। अब इसमें करंट अगर एमीटर लगा करके चेक करोगे, एमीटर लगाकर चेक करोगे, करंट को नापने का जो यंत्र होता है, जो डिवाइस होती है उसको एमीटर, तो बताएगा 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। जरा देखते हैं क्या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी इतना आता है। तो अभी फार्मूला मैंने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जरा देखते हैं कि क्या 8 आता है क्या? प्रैक्टिकली तो 8 है। जब आप एमीटर लगाकर चेक करोगे तो इससे 3 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, मिलकर 8 एम्पियर प्रैक्टिकली आपकी डिवाइस बताएगी, आपका एमीटर बताएगा। चलिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने पर भी क्या 8 एम्पियर आता है? अगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने पर भी 8 एम्पियर आ गया तो हम कहेंगे कि साहब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे कर रहा है, इसलिए वेक्टर है। और अगर इसने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो किया, यानी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इन दोनों करंट को ऐड करने पर 8 एम्पियर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं कर रहा है, अतः ये स्केलर। जब देखते हैं a 3 है तो 3² प्लस 5² प्लस 2 × 3 × 5 × cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो गया 9, 50, 25 और ये हो गया 15, 15, 25, 40, 9, 49, √49, यानी कि 7 एम्पियर। यानी वेक्टर एडिशन के हिसाब से इन दोनों तारों में जो करंट फ्लो हो रही है, फिर आगे तार नहीं जा रही, 7 एम्पियर करंट जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में जब मशीन से चेक करते हैं तो 8 एम्पियर बताता है, अर्थात ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया था कि ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर एडिशन के रूल को ओबे नहीं कर रहा है। यानी 2 कंडीशन ये फुलफिल कर रहा था, इसमें मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, खाली तीसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाया था, वेक्टर एडिशन के रूल को नहीं सेटिस्फाई कर पाया था, इसलिए इसको स्केलर कह दिया गया था।
नल और जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, फिर भी इसको क्या कहा जा रहा है, वेक्टर कहा जा रहा है, फिर भी इसको वेक्टर कहा जा रहा है, फिर भी इसको वेक्टर कहा जा रहा है। क्यों? इसके पीछे जो मजबूरी है उस मजबूरी को समझिए, इसलिए मैंने इसको मजबूरी वेक्टर कहा, जबरदस्ती का वेक्टर कहा। इसके पीछे की मजबूरी है कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो वेक्टर के एडिशन का रूल है वो ये है कि अगर हम वेक्टर में वेक्टर को ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर ही आना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर ही आना चाहिए। जरा हम देखते हैं कि यहां पर ये कैसे चूक रहा है। एक वेक्टर मैंने लिया एक वेक्टर लिया मैंने एक, और एक वेक्टर उसका अपोजिट वेक्टर ले लिया, ठीक, क्या ले लिया, अपोजिट वेक्टर। अब इन दोनों को चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने का रूल आपको पता है, क्या रूल था कि अगर एक वेक्टर है उसमें दूसरे वेक्टर को ऐड करना है तो दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रखिए, फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दीजिए, यही दोनों का एडिशन बता देगा आप। यही रूल जो लगाते हैं। पहला वेक्टर, चलो जैसे ये पहला वेक्टर खींचा गया था, ऐसे मैंने पहला वेक्टर ए चलिए खींच दिया। अब क्या करना है, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले के सर पे रख करके फिर ट्रेस करना है। तो दूसरे वेक्टर के टेल को मैंने लिया, ये टेल है, दिस इज टेल, ये रखा। अब चलिए इसको खींचे दूसरे वेक्टर को, दूसरा वेक्टर खींचेंगे तो किधर खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे ना। चलिए खींचा दूसरे वेक्टर को, ये वेक्टर मैंने खींचा। अब फिर क्या करना है, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाना है। तो पहले और दूसरे का हेड लौट कर आया है, यहीं पर मिला है, कहां पहुंचा, एक पॉइंट पर पहुंचा, यानी दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, एक पॉइंट। और पॉइंट की डेफिनेशन आप जानते हैं कि पॉइंट ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना कोई दिशा होता है। तो इस प्रकार जब दो अपोजिट वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट पर आप कहां पहुंच जाते हैं, एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो जो रिजल्टेंट आता है उसको वेक्टर कट। तो चलिए अब हम अगला चीज देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का घटाना। तो आपको पता है बहुत ही छोटे क्लास से कि अगर 5 - 3 लिखा है तो इसका मतलब 5 में -3 को ऐड किया गया है, 5 में -3 को ऐड किया गया है। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर हैं जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक वेक्टर फर्ज कीजिए है A और दूसरा वेक्टर है B, और A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करने के लिए तो आपको पता है हेड एंड टेल रूल चलता है कि वेक्टर A मैंने लिया और उसके हेड पर वेक्टर B के टेल को खींच दिया, और फिर दोनों को पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया, तो ये आ गया दोनों का एडिशन, R = A + B। अब मैं कह रहा हूं कि सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करना जैसा कि ऊपर आप देख रहे हो कि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 5 में -3 को ऐड कर देना। तो ऐसे यहां पर A में -B को ऐड कर देना। -B क्या कहलाएगा, -B कहलाएगा अपोजिट वेक्टर ऑफ B, अपोजिट वेक्टर ऑफ B, B का अपोजिट वेक्टर। तो ये है वेक्टर B सर, इसका अपोजिट क्या होगा, किसी वेक्टर का अपोजिट क्या होगा, आपको पता है किसी वेक्टर का अपोजिट होने के लिए मैग्नीट्यूड उतनी ही होनी चाहिए वेक्टर की, सिर्फ डायरेक्शन पलट जाना चाहिए। जैसे एक वेक्टर ये है B, तो इसका अपोजिट कैसे बनेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो B इधर है
तो इसका अपोजिट ए में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहले के हेड पे दूसरे के टेल को जोड़ते हैं, तो दूसरे को पलट लिया तो ये आपका हो गया -b, ये आपका हो गया -b। अब देखिए पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर -b के टेल को मैंने रखा, यानी हेड टेल रूल लगा। अब पहले के टेल से जब दूसरे के हेड को आप मिला दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस b, यानी कि इसको बोल देंगे a माइनस b। अब इसको ये दूसरा वेक्टर हो गया, r डैश वेक्टर हो गया, r नहीं, तो ये हुआ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगली पॉइंट हम लोग देखेंगे, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई। अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। स्केलर क्या होती है आपको पता है, स्केलर ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। यानी स्केलर क्या होती है, बेसिकली नंबर होती है। स्केलर क्या होती है, बेसिकली नंबर। तो चलिए हम बात करते हैं, एक वेक्टर है a, उस वेक्टर में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं m से। m क्या है, स्केलर, तो ये आ जाएगा ma। डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा। जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, m टाइम्स, और डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन अनचेंज रहेगा, डायरेक्शन अनचेंज रहेगा। प्रैक्टिकली अगर बात करें कि एक वेक्टर है a और उसको हम एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3। और अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो a का जो मैग्नीट्यूड था उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3, ये हो गया आपका 3a। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं वियोजन, सदिश का वियोजन। चलिए पहले हम एक वेक्टर को 2 डायमेंशन में रिजॉल्व करते हैं, 2 डायमेंशन में वियोजित करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर आई हैव, दिस इज वेक्टर ए। यहां पर मैं ओरिजिन को ले लेता हूं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लूंगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब वेक्टर ए का हम देखेंगे कितना प्रोजेक्शन पड़ रहा है एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन मोटी भाषा में परछाई। परछाई कैसे डालेंगे, ऊपर से मैंने टार्च जलाया तो ऐसे परपेंडिकुलर परछाई पड़ेगी, तो इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ये अब वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा, आदमी की परछाई आदमी की तरह ही तो होगी, इसलिए वेक्टर की परछाई एक वेक्टर ही होगी, इसको मैं कहूंगा एक्स वेक्टर। ऐसे में इधर से टॉर्च जलाऊं तो एक परछाई ऐसे परपेंडिकुलर पड़ेगी, और क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर की परछाई भी वेक्टर होगी, इसको ए वाई वेक्टर। अब जरा आप गौर से देखिए सर कि 2 इक्वल वेक्टर के लिए हमने रूल आपको बताया था कि 2 वेक्टर इक्वल होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी लंबाई लेंथ सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। देखिए ये ए वाई वेक्टर, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो डॉट डॉट वाला ये क्या होगा, ये भी ए वाई होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब जरा देखिए सर, यहां पर ढूंढिए हेड टेल वाला,
तो हमें हेड टू एंड का रूट साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा। नहीं दिखाई पड़ रहा है तो देख लीजिए। ये देखिए एक वेक्टर है AX, इसके हेड पर वेक्टर AY का टेल लग करके AY को हमने ट्रेस कर दिया। जैसे एक वेक्टर लेते थे, उसके हेड पे दूसरे का टेल लग कर ट्रेस कर देते थे, तो रिजल्टेंट कैसे आता? पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला देते थे। तो आप देखिए AX के हेड पे AY का टेल रखा गया है, यानी इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया, तो कौन सा वेक्टर है? वेक्टर है, वेक्टर ए। अच्छा, आपको ये पता है कि किसी वेक्टर को जब हम इंटरप्रेट करते हैं, मान लिया वेक्टर P को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ क्या बताती है? लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। और एरो हेड जो होता है, एरो हेड ये बताता है डायरेक्शन, ये बताता है डायरेक्शन। ये आपको पता है। चलिए सर, अब ये जो वेक्टर AX है, इसकी लेंथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड AX बताएगा, नहीं बताएगा? इसी प्रकार ये वेक्टर जो AY है, इसकी लेंथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड AY। अब जरा आप देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसका बेस का लेंथ है AX, परपेंडिकुलर का लेंथ है AY, हाइपोटेन्यूज का लेंथ है A। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये रूल है। अब जरा हम देखते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर A का क्या होगा। तो वेक्टर A का डायरेक्शन x डायरेक्शन x एक्सिस के मुकाबले थीटा एंगल पर है। वेक्टर A x एक्सिस से थीटा एंगल पर है, यानी x कंपोनेंट AX वेक्टर से थीटा एंगल पर है। अब जरा यहाँ tan थीटा देखिए, tan थीटा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में? tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AY। बेस कितना? बेस कितना? AX। यानी इससे मैं एंगल भी निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX। अब जरा देखिए सर, वेक्टर AX जो है, किसी वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है I, और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है J। यूनिट वेक्टर क्या है? जरा एक मिनट इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर के टाइप में बताना जाना चाहिए था, छूट गया। यूनिट वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश। इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1, और डायरेक्शन जो होता है along given वेक्टर, along given वेक्टर, दिए गए वेक्टर के along होता है। जरा देखते हैं यूनिट वेक्टर में, आपको समझा रहा हूं फिलहाल। वेक्टर A, तो इसमें दो चीजें होंगी। वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को सिंपली लिख दिया A, या ऐसे भी लिखा जाता है A मॉड। मैग्नीट्यूड लिखने का दो तरीका होता है, एरो हटा करके लिख दो या मॉड में लिख दो। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया A, और डायरेक्शन दिखाने के लिए इस वेक्टर को टोपी पहना दिया जाता है, टोपी पहना। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये बता रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो इससे आपका A कैप कितना हो जाएगा? A कैप कितना हो जाएगा? वेक्टर A अपॉन A, वेक्टर A अपॉन A। अब ये कहलाएगा यूनिट। ये क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर। ये है यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? वेक्टर A का यूनिट वेक्टर।
इसका काम क्या है, एक एक्स का काम क्या है, ये वेक्टर ए के डायरेक्शन को शो करेगा। इसके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, क्योंकि पूरा पूरा मैग्नीट्यूड तो यहां आ गया, इसके हिस्से में खाली मैग्नीट्यूड आया है 1। इसका काम क्या है, डायरेक्शन बता। किसका डायरेक्शन, वेक्टर ए का डायरेक्शन। इसी तरह एक्स एक्सिस के अलांग जो डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलांग जो डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर होता है जे वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलांग जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर होता है वो होता है के कैप वेक्टर। तो अब वेक्टर ए एक्स को अगर हम लिखें तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किस कौन बताएगा, आई कैप। ऐसे ए वाई वेक्टर की बात अगर हम करें तो इसमें होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को भी एरो हटा के लिख देते हैं, पूरा पूरा मैग्नीट्यूड ए वाई। उसके अलावा डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को कहेंगे जे। तो अब आप यहां से हम लिखें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स वेक्टर की जगह लिख दिया जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। अब हम एक वेक्टर को 3 डायमेंशंस में रिजॉल्व करेंगे, वियोजित करेंगे। अभी मैंने वेक्टर को खाली 2 डायमेंशन में रिजॉल्व किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में था, एक समतल में था, एक प्लेन में। अब अगर कोई वेक्टर 3D में हो, स्पेस में, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे।